हेलो जी। साउथ इंडियन स्टेट्स को भारत से अलग करके एक अलग कंट्री बना देनी चाहिए। जितना भी फंड्स सदर्न स्टेट से कलेक्ट किया जाता है उसे इनएप्रोप्रिएटली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ में इनजस्टिस कर रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही दोस्तों, ऐसा कहना है कर्नाटका स्टेट से कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर डी.के. सुरेश का, जो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर डी.के. शिव कुमार के भाई हैं। हाल ही में 1 फरवरी 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमन जी के द्वारा भारत का 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले का इंटरिम बजट अनाउंस किया जाता है और उसके तुरंत बाद ही मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए मिस्टर डी.के. सुरेश ये सारे स्टेटमेंट्स दे देते हैं। The center is not allocating the rightful share of GST and direct taxes to South Indian states. There is a sense of injustice faced by the South Indian states. The funds collected from the southern states are being disproportionately redirected to North Indian states. If this pattern persists, we might be compelled to seek the creation of a separate nation. एंड उसके बाद से ही ये मुद्दा आज तक एक डिबेटेबल पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। लेकिन मिस्टर डी.के. सुरेश वो पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने साउथ इंडियन स्टेट्स को भारत से अलग करने की मांग की है। इससे पहले भी कई बार साउथ इंडियन स्टेट्स को भारत से अलग करके एक नया देश बनाने की मांग की जा चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर भारत को भारत से अलग करने की मांग की क्यों जा रही है? क्या सच में सेंट्रल गवर्नमेंट साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ में इनजस्टिस कर रही है? यदि नहीं तो फिर ये सेपरेट नेशन बनाने की डिमांड आखिर आई कहां से? और यदि सदर्न स्टेट्स को मिलाकर एक सेपरेट नेशन बना भी दिया जाता है तो उसका फ्यूचर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की और समझते हैं इस दिलचस्प और गहरे मुद्दे को जहां एकता की मांग ले रही है स्वतंत्रता की मांग से टक्कर। तो कहानी शुरू होती है 1917 से, जब साउथ इंडियन स्टेट्स के सेपरेशन का असली मूवमेंट स्टार्ट होता है और जस्टिस पार्टी नाम की एक फेडरेशन बनाई जाती है जो कि एक ऐसे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थी जिसमें ब्राह्मणों को ऊपर रखा जाता था। बेसिकली ये फेडरेशन ब्राह्मण डोमिनेंसी के खिलाफ थी। उसके कुछ टाइम के बाद ही 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है मिस्टर ई.वी. रामास्वामी के द्वारा, जिन्हें हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। वो एंटी कास्ट और एंटी रिलीजियस व्यक्ति थे, लेकिन वो हिंदी के काफी ज्यादा खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को पूरी तरीके से अपोज किया और हमेशा तमिल नेशन के सेपरेट कल्चरल आइडेंटिटी की मांग की। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस टाइम तमिलनाडु को द्रविड़ नाडु कहकर बुलाया जाता था, जिसमें साउथ इंडिया के आज के लगभग सारे स्टेट शामिल थे। खैर, अब 1938 में जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक साथ जुड़ जाते हैं और 1944 में एक और मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट द्रविड़ नेशन बनाने के लिए। बेसिकली इंडिपेंडेंट द्रविड़ नेशन बनाने का मतलब था भारत के सदर्न पार्ट को भारत से अलग करके एक दूसरा देश बनाना, जिसका मेन रीजन था लैंग्वेज बैरियर। वैसे तो भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 सब आर्टिकल 1 के हिसाब से भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। तो जाहिर सी बात है भारत के हर व्यक्ति को कम से कम इतनी हिंदी तो आनी ही चाहिए जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले ही 1937 में ब्रिटिश राज के अंदर मिस्टर सी राजगोपालाचारी, जो कि मद्रास रेजिडेंसी से चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सदर्न स्टेट्स में सभी स्कूलों के अंदर हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी पढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन हिंदी साउथ इंडियंस के लिए काफी अलग लैंग्वेज थी, इसीलिए मिस्टर ई.वी. रामास्वामी हिंदी के पूरी तरह से अगेंस्ट थे और इसी के चलते वो साउथ इंडियन पार्ट्स को भारत से अलग करना चाहते थे और उसके लिए लगातार मांग भी कर रहे थे। और फाइनली 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है और लैंग्वेज के बेसिस पर 4 डिफरेंट स्टेट्स बना दिए जाते हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल। अब इस तरह से लैंग्वेज के बेसिस पर तो डिफरेंट स्टेट्स बन गए थे, लेकिन जिस तरह से एक इंडिपेंडेंट नेशन की मांग की जा रही थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद भी काफी सालों तक कभी साउथ इंडियन स्टेट्स में हिंदी को कंपलसरी बनाने को लेकर या फिर राज्यसभा में सिर्फ हिंदी में बात करने को लेकर साउथ इंडियन स्टेट से इस तरह की नाराजगी कई बार सामने आती रही है। जैसे साल 2022 में मिस्टर अमित शाह अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और सर्वसम्मति से उसे राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हिंदी के समृद्ध होने से इस देश की सारी भाषाएं समृद्ध होंगी और इस देश की सारी भाषाओं के समृद्ध होने से
तब इस बात से डीएमके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ए राजा काफी ज्यादा नाराज हुए और फिर से एक सेपरेट नेशन बनाने की मांग सामने खड़ी हो गई। தமிழ்நாடு தான் நம்முடைய கடைசி தேர்வு என்று பெரியார் சொன்னார். பெரியாரை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட நாங்கள் அதிலே இருந்து விலகி a warning to break India, a secessionist threat from no less than a member of parliament. சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். நான் அமித்ஷாவுக்கு சொல்கிறேன், பிரதமருக்கு சொல்கிறேன். This is DMK MP A Raja's message to the Modi government. If you don't respect our autonomy, we will revive a demand for a separate Tamil Nadu. और उसके बाद ऐसा ही कुछ हुआ हाल ही में 1 फरवरी 2024 को, जब फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारमण जी ने भारत का इंटरिम बजट पेश किया। उसके बाद ही मिस्टर डीके सुरेश, जो कि कर्नाटका से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए एक अलग नेशन बनाने की मांग करने लगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट साउथ इंडियन स्टेट्स को जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स का सही शेयर प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सदर्न स्टेट्स के साथ में इनजस्टिस हो रहा है। और इसी बात को सपोर्ट करते हुए कर्नाटक से एक और मिनिस्टर मिस्टर शरण प्रकाश पाटिल कहते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग कर्नाटका स्टेट से 4 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है और रिटर्न में जो फंड उन्हें मिलता है वो है सिर्फ 50,000 करोड़। और इस हिसाब से जो पैसा कर्नाटक के लोगों से या फिर साउथ इंडियन लोगों से कलेक्ट किया जाता है, उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉर्थ इंडियंस को रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। खैर, उसके बाद से लेकर आज तक ये डिबेट लगातार चल रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए इस डिबेट को साइड में रखकर यदि हम सोचे कि बाई चांस यदि ये 5 साउथ इंडियन स्टेट्स भारत से अलग हो भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा भारत को क्या ही फर्क पड़ेगा? वेल, बहुत फर्क पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट्स के हिसाब से टोटल 5 साउथ इंडियन स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पूरी जीडीपी का 30% से ज्यादा पार्ट होल्ड करते हैं। और यदि इन 5 स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम निकाली जाए तो वो भारत की एवरेज पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा निकलेगी। एंड 2030 तक भारत के $7 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को पूरा करने में ये 5 साउथ इंडियन स्टेट्स 35% तक का योगदान दे सकते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं वो सबसे पहले भारत में बैंगलोर और चेन्नई में ही आती हैं। यहाँ तक कि इंडियन यूथ के लिए सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी साउथ इंडियन स्टेट्स में ही हैं। और यदि ये 5 साउथ इंडियन स्टेट्स अलग हो जाते हैं भारत से तो ये एक ऐसा देश बना सकते हैं जो अलग अलग देशों की इकोनॉमीज को पीछे छोड़कर उनसे आगे निकल सकता है। लेकिन यदि साउथ इंडिया भारत से अलग हुआ तो भी एक डेवलप नेशन बनने के लिए अभी भी उसे काफी सारे काम करने होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस पार्टीशन का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और वो भारत और साउथ इंडिया दोनों पर होगा। तो अब देखिए, जब साउथ इंडिया एक डिफरेंट नेशन बनेगा तो भी लैंग्वेज बैरियर तो रहेगा ही, क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं साउथ इंडिया में उनकी भाषा अपने आप में अभी भी अलग अलग ही है। तो भी एक कॉमन लैंग्वेज को यूज करना होगा, जो जहां तक कि देखा जाए इंग्लिश ही होगी। लेकिन इंग्लिश को भी कॉमन लैंग्वेज बनाने में एक समस्या सामने आती है कि जितने भी गांव के लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको तो इंग्लिश आती नहीं होगी, और यदि वो सीखना भी चाहें तो उनके लिए ये उतना आसान भी नहीं होगा। तो ये एक लैंग्वेज इशू साउथ इंडियन स्टेट्स के पास में सेपरेशन के बाद भी बना रहेगा। और जिस तरह से नॉर्थ इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज साउथ इंडियन स्टेट्स में होती हैं, उसी तरह से साउथ इंडिया में एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के लिए भी कैंडिडेट सिर्फ साउथ इंडिया से ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया और भारत के डिफरेंट पार्ट से भी आते हैं और एक बहुत बड़ा पार्ट होल्ड करते हैं। और बिना अच्छे एम्प्लॉयज के चाहे साउथ इंडिया में कितनी ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी क्यों ना हो, वो अच्छे से सर्वाइव कर ही नहीं सकती। और इसके बाद यदि हम हिस्ट्री देखें तो भी पास में ऐसे कई सारे सेपरेशंस हुए हैं जिसमें बंटवारे के बाद एक देश तो काफी सक्सेसफुल रहता है और दूसरा उतना डेवलप नहीं हो पाता, या फिर दोनों ही देश उतने डेवलप नहीं हो पाते। जैसे आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसे ही कई सारे देश जो सेपरेशन के बाद पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो यदि साउथ इंडियन स्टेट्स भारत से अलग होकर एक दूसरी कंट्री बना लेते हैं तो क्या पता इन दोनों देशों में से कोई एक देश या फिर दोनों ही देश कमजोर पड़ जाए। तो सरकार से असहमत होना और किसी इशू पर नाराजगी जाहिर करना अलग बात है, और देश के बंटवारे की बात करना बिल्कुल अलग। कई सारे लोगों के बलिदान के बाद ये देश एक अखंड भारत बना है और किसी नाराजगी के चलते इसके खंडन की बात तक करना बिल्कुल जायज नहीं है। भारत के अंदर खड़े होकर चाहे हम खुद को नॉर्थ इंडियन कह ले या फिर साउथ इंडियन, लेकिन भारत से बाहर हम सिर्फ इंडियंस हैं। और नॉर्थ इंडिया हो या फिर साउथ इंडिया, दोनों ही भारत के इनसेपरेबल पार्ट्स हैं, और इन सारे पार्ट्स के साथ होने से ही तो हमारा भारत भारत कहलाता है और हम सभी भारतीय। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
और क्या आपको पता है कि ह्यूमैनिटी अपने अंत से सिर्फ 90 सेकंड दूर है? यदि नहीं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।